सबसे जरूरी है कि आपके अंदर मानवाधिकार के प्रति चेतना हो, सजगता हो और आप उसको प्रैक्टिस करते हो। ये बहुत आवश्यक है। अगर आप अपने घर में बेटे और बेटी में फर्क करते हैं तो आप पीयूसीएल के सदस्य होने के लायक नहीं रहेंगे। वैसे फॉर्म भर देंगे तो हो ही जाएंगे, हम आपको थोड़ी मना करने जाएंगे और हम देखने भी नहीं जाएंगे। लेकिन जिस वक्त आप फॉर्म भर रहे हैं उस वक्त आप ये उसमें एक शपथ पत्र भी होता है फॉर्म में, पीयूसीएल का फॉर्म है, इसके पीछे एक शपथ पत्र ये बताता है कि आप पीयूसीएल में लिखे हुए संविधान को मानते हैं। तो पीयूसीएल का ये संविधान है, इसको अगर आप मानते हैं तो आप लड़का लड़की में फर्क नहीं करते होंगे, बेटी और बहू में फर्क नहीं करते होंगे। आप करते हैं और यहाँ पर आकर के कहेंगे कि अमेरिका मुर्दाबाद, फांसीवाद मुर्दाबाद। तो ऐसे किसी नारे का मेरे लिए कोई खास महत्व नहीं है। इस बात का आप ख्याल रखें। दूसरी बात, यानी ये हुई सबसे महत्वपूर्ण बात कि मानवाधिकार को प्रमोट करना है तो मानवाधिकार को जीना होगा, मानवाधिकार को समझना होगा। और शाहिद साहब ने इसका मूल मंत्र दिया कि मानवाधिकार कानून से मिला हुआ अधिकार नहीं है। आप पैदा हो गए तो आप मानवाधिकार आपको मिल गया, इसके लिए कोई कानून नहीं होता है, बल्कि इसको छीनने के लिए कानून होता है, इसको देने के लिए कोई कानून नहीं है। याद रखिएगा, मानवाधिकार स्वतः हासिल किया हुआ हर जिंदा इंसान का, बल्कि मरे हुए इंसान का भी मानवाधिकार होता है। इसके लिए भी बहुत लड़ाई हुई कि कोई मुर्दा व्यक्ति की अंतिम क्रिया किस तरह से की जाए, इस पे राज्य का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। इस पर बहुत पुराना ग्रीक नाटक भी है, कभी उसकी चर्चा बाद में होगी कि एक व्यक्ति था जिसको राजा ने देशद्रोही घोषित कर दिया। जब वो मर गया तो उसकी बहन आई और उसने कहा कि मैं इसकी लाश का अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ। राज्य ने मना कर दिया कि देशद्रोही का अंतिम संस्कार अच्छे ढंग से कैसे हो सकता है। तब उसने यही बहस की, हर व्यक्ति का मानवाधिकार, उसका व्यक्तिगत मानवाधिकार उसके मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। तो मानवाधिकार को राज्य कभी भी छीन नहीं सकता है, ये बात शाहिद साहब ने पहले ही कह दी, और राज्य दे भी नहीं सकता है। छीनने की कोशिश करता है, इसीलिए लड़ाई होती है, इसीलिए पीयूसीएल जैसे संगठनों का निर्माण होता है। देने के लिए बना नहीं है, वो हमारा अपना हक है। हम पैदा हो गए तो हमारे पास मानवाधिकार है, इसको कोई ले नहीं सकता। दिन प्रतिदिन मानवाधिकार का दायरा भले ही बढ़ता जा रहा है, रोज बरोज जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, समाज आगे बढ़ रहा है, तो मानवाधिकार का दायरा भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन बीच बीच में ऐसी सरकारें आती हैं जो तानाशाह होती हैं, ऑटोक्रेटिक होती हैं, उसके दायरे को सिमटने की कोशिश करती हैं। जैसे थोड़े दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बहुत अधिक डेमोक्रेसी, बहुत ज्यादा लोकतंत्र है भारत में, इतना लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। ये सेंटेंस ही बताता है कि वो हमारे मानवाधिकारों का हनन अगले स्टेप पे करने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा लोकतंत्र होना बहुत खतरनाक बात है ना। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लोकतंत्र होने से निर्णय लेने में वक्त लगता है, बहुत लोगों से राय लेना पड़ता है। बहुत लोगों से राय लीजिएगा तो समय लगेगा, तो आप जल्दी जल्दी निर्णय नहीं ले सकते हैं। आप तुरंत संसद में कोई कानून नहीं बना सकते हैं, कानून पारित नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तुरंत कानून बनाएंगे, कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, बहुत से युवाओं को बड़ा अच्छा लगता है, इतना जल्दी कानून बन गया, बहुत अच्छा काम हो गया, इतना जल्दी पुल बन गया, इतना जल्दी एयरपोर्ट बन गया। लेकिन क्या पता उस एयरपोर्ट को बनाने में कितने हजारों किसानों की जमीन जबरदस्ती ले ली गई, इसको हम भूल जाते हैं। यहीं पे लोकतंत्र का, बहुत ज्यादा लोकतंत्र होने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये तभी समझ में आता है। बिहार में बना हुआ कोई ऐसा पुल नहीं है जिसके जमीन अधिग्रहण करने में किसानों पे जुल्म नहीं किया गया। कोई ऐसी रोड नहीं है, जितने भी रोडों का चौड़ीकरण होता है सब में जुल्म होता है। पीयूसीएल की नजर वहीं पर होती है। रोड बन जाए ये देखना हमारा काम नहीं है, रोड बनाना तो किसी भी वेलफेयर स्टेट का काम है। रोड बनाएगा उसके लिए तारीफ करने की क्या जरूरत है, रोड नहीं बनाएगा तब हम बात करेंगे। रोड बना देने को हम रेखांकित नहीं करते हैं, अस्पताल बना देने के लिए हम सरकार का साधुवाद नहीं करते हैं, स्कूल बना देने के लिए, लेकिन स्कूल बंद कर देने के लिए, अस्पताल बंद कर देने के लिए उन बातों पर हम चिंतित होते हैं। इन बातों को बहुत गहराई से समझ लेना चाहिए। तीसरी बात, जब ये बात हो गई, यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने
जैसे औरंगाबाद से आए हुए साथी पत्रकार नाम का नाम है श्याम सुंदर जी ने बड़ी अच्छी बात कही। हालांकि जिन किताबों का उन्होंने नाम लिया उन किताबों को पढ़ने से ऐसा लगता नहीं कि वो राजद के सदस्य होंगे, किसी और पार्टी के लग रहे थे। लेकिन बहुत मुझे खुशी हुई जिन किताबों 13 किताबों का उन्होंने नाम बताया, और एक तो हमारे मित्र पुष्पराज की भी किताब तो इनकी किताबों को जब्त किया सरकार ने। ये जो भी किताबें पढ़ रहे थे उसमें से कोई भी किताब पढ़ना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन सरकार समझती है गैर कानूनी है। अगर ये कोई ऐसी किताब भी पढ़ रहे होते, मैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कह देता हूँ, कोई ऐसी किताब जो एमसीसी यानी माओवादी पार्टी ने लिखी हो वो भी पढ़ रहे होते तो कोई गैर कानूनी बात नहीं। ये पीयूसीएल बताता है, इसको समझना चाहिए। कई बार हम लोग फौरन किसी को मुजरिम, किसी को जालिम घोषित कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा समझना चाहिए। और यही वजह है कि कई बार बुद्धिजीवी वर्ग भी ऐसे मामलों में कंफ्यूजन में चला जाता है। इनके घर से अगर माओवादी पत्रिका मिली होती कोई गलत बात नहीं है। इस आधार पे सरकार इनको पकड़ नहीं सकती है, एनआईए इन पे कोई छापा नहीं मार सकती। वैसे आजकल तो एनआईए किसी पे भी छापा मार रही है, जरा सा कोई दिक्कत हुई ईडी लगा दिया, पीछे लगा कि इसकी सरकार बनने वाली है, उनके सारे मंत्रियों को ईडी लगा दिया, सरकार गिर गई। तो इस पे अब चिंतित होने की जरूरत नहीं है, ये कोई हैरत करने वाली बात नहीं रह गई। ये हालात जो शाहिद साहब ने कहा कि हालात बहुत बुरे हैं, मैंने तो इमरजेंसी देखा नहीं है, मैंने सिर्फ इमरजेंसी को पढ़ा है। लेकिन शाहिद साहब ने कहा, बाकी साथियों ने भी कहा कि इमरजेंसी से ज्यादा बुरे हालात हैं। कुछ हमारे मित्रों ने ऐसे गीत भी सुनाए जो बताते हैं कि कैसे हालात हो गए हैं, क्या स्थिति है भारत में। साथियों, पीयूसीएल जैसा इस पर्चे में भी लिखा हुआ है, कुछ इसमें थोड़ा फैक्चुअल मिस्टेक है, मैं आपको बता दूंगा। कुछ चीजें आपने तारीखें कुछ गलत इसमें डाल दी है, उसको ठीक कर लीजिएगा। पीयूसीएल 1976 में बना था, ये बात एकदम सही है। 1976 में उसका नाम पीयूसीएल-डीआर था, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड डेमोक्रेटिक राइट। गांधी पीस फाउंडेशन में इसकी स्थापना हुई थी और पुणे के बहुत बड़े जाने माने वकील बीएम तारकुंडे उसके अध्यक्ष बने थे और कृष्णकांत उसके सचिव थे। ये बातें इसमें सही है। और ये भी जान लीजिए कि उस वक्त के जितने भी आरएसएस और जनसंघ के लोग थे वो भी इसके सदस्य थे और अच्छे पद पर थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण शौरी और रविशंकर प्रसाद, अरुण जेटली, सही बात, अरुण जेटली बहुत दिन तक इसके सदस्य रहे और रविशंकर प्रसाद भी इसके बहुत दिन तक सदस्य रहे। जिस पद पर मैं अभी हूँ उसी पद पर रविशंकर प्रसाद 1986 में थे बिहार में, और अरुण जेटली नेशनल पीयूसीएल के सेक्रेटरी थे। लेकिन जैसे जैसे भारत समाजवादी विचारों से दूर होते होते पूंजीवादी विचारों की तरफ बढ़ता गया, जैसे जैसे भारत में मजहबी आतंक फैलता गया, यानी द्वेष फैलाया गया, कलह क्लेश फैलाया गया, ये सारे लोग सत्ता के गलियारों में पहुंच गए और पीयूसीएल इनके लिए पीछे छूटता गया। इससे ये पता चलता है कि पीयूसीएल में रहने से आपको बहुत सारा बलिदान करना पड़ेगा। पीयूसीएल से आपको कोई व्यक्तिगत फायदा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। पीयूसीएल में अपना ही पैसा खर्च करना पड़ता है आने जाने, कहीं भी रहने सहने के लिए। पीयूसीएल से कोई आपको पद का लाभ, किसी नौकरी में लाभ, किसी शिक्षा में कोई लाभ मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो भी इसके कार्यकर्ता हैं इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, ये पूर्ण आहुति देने वाला संगठन है। जिन लोगों का मैंने अभी नाम लिया, उन लोगों ने पीयूसीएल को सिर्फ एक स्टेप बनाया था अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, या उस वक्त उनको कांग्रेस से बहुत नफरत थी इसलिए वो पीयूसीएल का सहारा ले रहे थे। आज जो काम 1976-77 में पीयूसीएल कर रही थी, कांग्रेस कर रही थी, उससे कहीं ज्यादा बीजेपी कर रही है। तो उन सारे लोगों को आ जाना चाहिए पीयूसीएल और कहना चाहिए कि बीजेपी गलत कर रही है, लेकिन अब वो रीढ़ उनके अंदर बचा नहीं है। ऐसे रीढ़ विहीन लोग पीयूसीएल में बहुत देर तक नहीं रह पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि पीयूसीएल के जो संविधान है, पीयूसीएल की जो मान्यताएं हैं,
उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत